नमस्कार। ओलंपिक पर हमारी खास पेशकश ओलंपिक का सफर में आपका स्वागत है। 4 दिन बाद शुरू हो रहा है रियो ओलंपिक और दुनिया भर के खिलाड़ी पदकों के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे नरसिंह पंचम यादव की, जो डोपिंग के आरोप से बरी होकर एक बार फिर ओलंपिक जाने के लिए तैयार हैं। साथ ही निशानेबाजी और तीरंदाजी पर भी बात करेंगे। ये दुष्प्रथाएं ऐसी हैं जिसमें भारत के पदक जीतने की संभावनाएं अधिक हैं। इस पर हम खास बातचीत करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान राकेश राव। राकेश जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले खबरों की शुरुआत करते हैं नरसिंह यादव के साथ। पहलवान नरसिंह यादव के डोपिंग मामले में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपना फैसला उनके पक्ष में सुना दिया है। ऐसे में अब नरसिंह रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बात की जानकारी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने दे दी है। पहलवान नरसिंह यादव को नाडा के एंटी डोपिंग पैनल से बड़ी राहत मिली है। डोपिंग मामले में नाडा ने उन्हें निर्दोष पाया। पैनल ने नरसिंह यादव की दलीलों को मान लिया है। 3 सदस्यीय पैनल का मानना था कि वो साजिश का शिकार हुए हैं। नरसिंह को क्लीन चिट मिलने के साथ ही अब उनके रियो ओलंपिक में जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। Panel concludes that the athlete deserves the benefit of Article 10.4 of the anti-doping rules of NADA 2015, as there is no fault or negligence on his part and he is a victim of sabotage done by a competitor. Therefore, keeping in view the facts and circumstances said above, the panel exonerates the athlete from the charges of violating anti-doping rules of NADA. इस बीच कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण ने कहा कि नरसिंह रियो जाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि इस प्रकरण से नरसिंह निराश नहीं हुए हैं, बल्कि उनका हौसला बढ़ा है। वहीं नरसिंह ने साथ देने के लिए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। आप इतना विश्वास रखिए, नरसिंह रियो जाएंगे। जो मैंने रिप्लेसमेंट किया था उसमें इस बात का जिक्र मैंने किया था कि हमारी हाई लेवल की इंक्वायरी चल रही है और अगर नरसिंह दोष मुक्त हो जाएंगे तो हम प्रवीण राणा की जगह पर नरसिंह को लड़ाएंगे। अब ये दोष मुक्त हो गए। अब जजमेंट की कॉपी लेकर के UWW को और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको हम तुरंत लिखने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि नरसिंह रियो जाएंगे, हमारी बात को स्वीकार किया जाएगा। 2 पॉजिटिव आना सबसे बड़ी मुश्किल होती है खिलाड़ी की, तो बहुत मुश्किल दौर था और उससे मैं निकला हूं और अपने भारतीय जनता और सभी को मैं ये विश्वास दिलाऊंगा कि जिस तरह आप लोगों ने विश्वास दिखाया है, आगे मैं आप लोगों का विश्वास कायम रखूंगा और ओलंपिक्स में आपके लिए मेडल लेकर आऊंगा। इससे पहले नरसिंह यादव ने एक अन्य पहलवान जितेश पर आरोप लगाते हुए खाने में प्रतिबंधित दवाई मिलाने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद सोनीपत पुलिस ने जितेश को नोटिस भेजा। जांच एजेंसी ने नरसिंह, संदीप तुलसी और रसोइये चंदन यादव के बयान भी रिकॉर्ड किए। गौरतलब है कि नरसिंह 25 जून और 5 जुलाई को हुए डोप टेस्ट में फेल हो गए थे। नरसिंह ने अपने बचाव में नाडा के सामने सुनवाई में 500 पेज का हलफनामा पेश किया था, जिसमें उन्होंने साजिश की बात दोहराई थी। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। बिल्कुल, नरसिंह यादव एक बड़े इम्तहान से पास होकर के निकले हैं और रियो ओलंपिक में जाने के लिए तैयार हैं। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राकेश। राकेश, बहुत बड़ा एक इम्तहान था नरसिंह यादव के लिए। पहले सुशील कुमार के साथ कोर्ट तक फाइट लड़ी, उसके बाद डोप टेस्ट से बरी हुए। अब रियो में जाने के लिए UWWF से, इनकी जो फेडरेशन से, वो स्वीकृति मिलनी बाकी है। तो कहीं ना कहीं मेंटली हरास हुए इस पूरे दौरान और एक चैलेंजिंग हो गया अब उनका रियो। देखिए, मेंटल हैरेसमेंट नहीं, ये तो हद हो गई है। मतलब हर चीज़ में अगर आप देखें कि नरसिंह यादव ने जब से क्वालिफाई किया है, पिछले साल से अगर हम देखें, तो ये एक मेडल विनर, हम लोग ये सोच के जा रहे थे कि इनके चांसेस बहुत अच्छे हैं, ब्राइट चांसेस हैं। सुशील कुमार के साथ अगर ये नहीं भी, मतलब अगर वो जो पूरा जो हुआ, लाइक द एंटायर केस, उसको अगर आप हटा के भी देखें, सिर्फ नरसिंह को एज नरसिंह यादव ही देखें, मेरे ख्याल से ये मेडल प्रोस्पेक्ट तब थे। उसके बाद जो उन्होंने जितना वक्त इनका ज़ाहिर हुआ है कोर्ट केसेस में, और अभी ये जो दिन थे जब उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, सारा कुछ वहाँ होना चाहिए था, पूरा फोकस ट्रेनिंग में होना चाहिए था, उनका सारा फोकस इसमें था कि साहब मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं एक सबोटेज का विक्टिम बन गया हूँ। वो यही प्रूव करते चले गए। अब मैं इससे थोड़ा हट के, ये जो चीज़ होती है कि साहब अब देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। वाडा अगर अपील में चली जाए, कैस के पास अगर वो अपील पे चली जाती है, 21 दिन तक हियरिंग शायद ना हो, तो अगर उनके अपील अगर वो हो जाए, अगर वो एक्सेप्ट हो जाए उनकी अपील, तब भी ये शायद ना जा पाए।
राइट। मतलब इनका जो पार्टिसिपेशन है वो डाउट में आ सकता है। वाडा के पास अभी पूरा हक है राइट। कि वो नाडा पैनल की ये जो मतलब ये जो रिपोर्ट जो अब जो आई है इसको वो चैलेंज कर सकते हैं। ये अभी अगर चाहे तो वाडा चाहे तो कर सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है इनको। हाँ, इनको नरसिंह ने ये ठीक किया है कि उन्होंने कम से कम प्रूव किया है कि वो सब्सटेंस उनके बॉडी के अंदर कैसे आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको प्रूव करना था, जो उन्होंने बखूबी प्रूव किया है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आम केसेस में नहीं होता है ऐसे, ये बहुत कम केसेस में होता है। और ये जो इनकी जो उपलब्धि है इसके लिए तो सलाम करना होगा उन लोगों को जिन्होंने नरसिंह के पक्ष में अपनी बात रखी और उसको इस पूरे ये जो एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी ये जो है पैनल जो है ADDP, उसको उन्होंने कन्विंस किया। ये इतना आसान नहीं होता है। बाकी लोगों को लग रहा होगा साहब ये तो बड़ा आसान था प्रूव करना, नहीं ये बिल्कुल आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल था। ये सबसे बड़ा स्टेप वो ले चुके हैं। अब सिर्फ यही है कि वाडा की अपील ना हो और बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हों और जाएं। लेकिन क्या ये ये जो रेसलर है इस वक्त इस मानसिक स्थिति से शारीरिक रूप में क्या वो तैयार हैं? क्या अभी उनका वेट, मैंने सुना है कि उनका वेट ज़्यादा हो गया, अब उनको उस वेट कैटेगरी में वापस आना है, वो भी आसान नहीं होगा। क्योंकि अब आपको पूरा फोकस, अब आपको ट्रेनिंग से ज़्यादा वेट भी लूज़ करना है, उसको मेंटेन भी करना है। क्योंकि रेसलिंग नॉर्मली आपका सेकंड हाफ में है इनका, तो टाइम है इनके पास, लेकिन फिर भी इतना काम बाकी है। उसके बाद आप ये सोचें कि ये परफॉर्म करेंगे, बहुत मुश्किल होता है। और मान लीजिए कि अगर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, मेडल लेके वापस आ गए, तो पूरे देश को, बाकी किसी को सलाम करें ना करें, नरसिंह यादव को ज़रूर आपको सलाम करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर वो मेडल जीत के आते हैं। पहला पार्टिसिपेशन, दूसरा मेडल जीत के आना। बिल्कुल, क्योंकि मेडल कंटेंशन में थे ये। मतलब अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप से मेडल लेके आ सकते हैं तो ओलंपिक में भी मेडल आप जो है लेके आ सकते हैं। तो हमारे जो कुछ लोग हैं जिनसे आपको मेडल की उम्मीद थी, उसमें एक नरसिंह यादव है। और अब आगे क्या होता है ये हमको थोड़ा सा वेट करना। राकेश, जिस तरह से आपने कहा कि अभी 15 दिन बाकी हैं इनकी गेम को शुरू होने में, गेम के अंदर आना पड़ेगा, वाडा के जो चुनौती है उसको भी देखना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह का ये शेड्यूल इनका खराब हुआ, घंटों की मेहनत लगी, मैं खुद 2 दिन हमने जा करके देखा ऑन फील्ड में कि ये कितना हरास महसूस कर रहे थे अपने आप को कि 6-6 घंटे की सुनवाई में खड़े वहाँ पर जा करके अपीयर हो रहे हैं। यानी जो प्रैक्टिस का मेन माहौल है, जिस समय जिसके लिए एथलीट ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, उनके जो साथी पहलवान हैं वो चले गए, तो वो कहीं ना कहीं मन में अब टीस रहेगी कि प्रैक्टिस का वक्त था, सारा खराब हो गया, एक पूरा का पूरा बवंडर समझ गया, एक झमेला सा हो गया जिससे वो बाहर निकले, अभी भी वो खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, सबसे दुख की बात यह है कि अगर आपके पास 3 ऐसे एथलीट हैं एक ही वेट कैटेगरी में, अगर आप कहते हैं कि साहब ये हमारे नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और रिप्लेसमेंट भी सब तैयार है, अगर WFI सच बिल्कुल सही मायनों में आप कहें, क्या आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोकती है ये कहने के लिए कि हमारे पास 3 अच्छे हैं, आपस में लड़वाइए, उनको प्रैक्टिस तो दीजिए कम से कम। आप उन्हें बाहर भेज रहे हैं, ये कीजिए। अगर ये हमारे बेस्ट हैं, इन तीनों को लड़वा दीजिए आप। कम से कम जो जाएगा, कोई तो एक जाएगा इसमें, कोई तो एक जाएगा, उसको कम से कम अच्छी प्रैक्टिस तो मिली। अभी आपको यही नहीं पता, अब ये दोनों, ये बिल्कुल मेरी सोच से बिल्कुल बाहर है ये कि अगर आपके पास 2 इतने अच्छे थे तो आप उनको ये मत बोलिएगा कि ये जा रहे हैं या ये नहीं जा रहे हैं, आप उन्हें लड़वाइए तो सही, प्रैक्टिस तो दीजिए, एक दूसरे को पता तो चले कि क्या हो रहा है। ये कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। फिर हम बात करते हैं देश की। इस पर्टिकुलर केस में तो हमने देश के बारे में नहीं सोचा है। अलग अलग ग्रुप जो रेसलिंग के अंदर ही है, जिद में, सब जिद में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगे हुए हैं। अभी तक लगे हुए हैं। मतलब ये जो है, ये प्रक्रिया भी समाप्त नहीं हुई है अभी, अभी हमें इसके बारे में और भी काफी कुछ सुनने में आएगा। लेकिन ये जो हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से पहली बार WFI ने एक स्टैंड लिया है कि साहब हम एथलीट के साथ हैं। अब इनके साथ में एक और थे, इंद्रजीत को अपने फेडरेशन से कोई सपोर्ट नहीं है। इस केस में देखिए WFI लड़ रहा है इसके लिए, ये बिल्कुल, अगर आप इसको, इतना बड़ा एडवोकेट, सिंघानिया रैंक का एडवोकेट मिल जाना बहुत बड़ी बात है। वो भी मिलना, और जो लड़ाई जो है, देखिए फेडरेशन एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है, जो वहां नहीं कर रही है। और इसके अगर आप और भी अगर जो इसकी जो लाइक लेयर्स हैं, जो हैं परतें अगर आप उतारेंगे, तो आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं सतपाल, कहीं ना कहीं सुशील, वो भी बैकग्राउंड में है, लेकिन कोई उनके अगेंस्ट डायरेक्ट अटैक नहीं है। लेकिन ये है कि साहब अगर ये उनके द्वारा रची गई, अगर ये षड्यंत्र, अगर ये उन्हीं का था, हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। तो ये भी एक WFI का एक स्टैंड रहा है जो किसी न किसी रूप में सामने आया है। बिल्कुल, हालांकि इन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में नहीं कहा है, लेकिन ये लड़ाई जो उन्होंने नरसिंह के साथ रह के, बिल्कुल साथ खड़े होके जो लड़ी है, उससे ये स्पष्ट है कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी सबोटेज का जो भी एंगल है
उसको किसी टाइप से कोई भी सफलता मिले, चाहे वो छोटी सी सफलता क्यों ना हो, इसमें WFI का जो रोल है वो भी बहुत प्रोएक्टिव है और बिल्कुल सही भी है। बिल्कुल राकेश, प्रोएक्टिव और बहुत सही है। अब वाडा के रिपोर्ट को जो नाडा परस्यू करेगा वाडा पे, उस पर सभी की निगाहें होंगी कितनी जल्दी उसको परस्यू करता है, और नरसिंह यादव की आगे की उम्मीदें उस पर कायम होती हैं। बिल्कुल। आगे हम बात करेंगे शूटिंग की और आर्चरी की। फिलहाल खेल समाचार में यहाँ रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार बात शूटिंग की। ए से सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में नहीं, डी से डिफेंस में भी जोश भरते हैं। सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1800-120-2838। Let time stand still. Let time stand still. Let you be you. Let your style be true. Let time stand still. Style is now original, genuine, premium. Style is now India Handloom. These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। किसान इस प्रदेश का ही नहीं, इस देश की भी शान है। किसान अन्नदाता है। अखिलेश जी का मानना है कि किसान अगर दुखी है तो प्रदेश सुखी नहीं हो सकता। उसकी फसलों को समय पर पानी मिले, ये उसका हक है। इसीलिए निशुल्क सिंचाई योजना के तहत सरकारी नहरों और नलकूपों से किसानों को सिंचाई के लिए मिलने वाले पानी को अपाशी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासिटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले एक दशक से निशानेबाजी में भारत ने जो तरक्की की है, वैसी तरक्की किसी अन्य स्पर्धा में देखने को नहीं मिली। 2004 एथेंस ओलंपिक पदक जीतने के बाद जो जीत का सिलसिला चला वह लंदन ओलंपिक तक जारी रहा। इस बार भी ओलंपिक में मजबूत 12 निशानेबाजों का दल जा रहा है, जिसमें 9 पुरुष और 3 महिला निशानेबाज शामिल हैं। शानदार विरासत। अभिनव बिंद्रा जहां 5वीं बार ओलंपिक में भाग लेंगे, वहीं मानवजीत सिंह संधू और गगन नारंग चौथी बार खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। 10 मीटर एयर राइफल में हिना सिद्धू महिला वर्ग में प्रमुख दावेदार हैं। उनके अलावा कई निशानेबाज हैं
जो पहली बार ओलंपिक में पदक पर निशाना साधेंगे, जिसमें जीतू राय, चैन सिंह, केनान चेनाई, मेराज अहमद खान, गुरप्रीत सिंह, अपूर्वी चंदेला, आयोनिका पॉल और प्रकाश नांजप्पा हैं। नांजप्पा सबसे उम्रदराज निशानेबाज हैं जो अपना पहला ओलंपिक खेलेंगे। रियो ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। बिंद्रा बीजिंग ओलंपिक में अपने प्रदर्शन को दोहराने के लिए बेकरार हैं। अभिनव बिंद्रा के साथी निशानेबाज गगन नारंग जानते हैं कि किस तरह से अपने प्रदर्शन में सुधार लाया जा सकता है। संभवतः अपने आखिरी ओलंपिक में गगन के साथ मानवजीत सिंह संधू कुछ चमत्कार कर दें। गगन नारंग में पदक की भूख साफ देखी जा सकती है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, 50 मीटर राइफल और 10 मीटर एयर राइफल में गगन बुल्स आई को भेदने की कोशिश करेंगे। 6 बार के एशियन चैंपियन मानवजीत सिंह संधू इस बार भाग्यशाली रहे। रियो ओलंपिक में क्वालिफाई करने में नाकाम रहे, लेकिन ट्रायल्स में लगातार उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए संधू को रियो का टिकट दे दिया गया। भारतीय निशानेबाजी दल में कई बड़े नाम होने के बावजूद जीत के सबसे प्रबल दावेदार हैं जीतू राय। 29 साल के भारतीय सेना के जवान 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड पर निशाना साधेंगे। इसी वर्ष मार्च में बैंकॉक में हुए निशानेबाजी विश्व कप में उन्होंने सोने का तमगा हासिल किया था। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व कप में पिछले 3 सालों में वह 6 पदक जीत चुके हैं। निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा में मेराज अहमद खान की विश्व रैंकिंग 9वीं है। रियो में हुए पिछले विश्व कप में उन्होंने स्कीट में रजत पदक जीतकर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। कॉमनवेल्थ के रैपिड फायर में डबल गोल्ड मेडलिस्ट गुरप्रीत सिंह भी पासा पलट सकते हैं, लेकिन क्या प्रकाश नांजप्पा अपने अनुभव का फायदा उठा पाएंगे? महिला निशानेबाज। ओलंपिक में अभी तक किसी भी भारतीय महिला निशानेबाजों ने पदक नहीं जीता है, तो क्या इस बार जो 3 निशानेबाज रियो ओलंपिक में मौजूद हैं, इस जिंक्स को तोड़ने में कामयाब होंगे? लंदन ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में मामूली अंतर से फाइनल चुकने वाले हिना सिद्धू इस बार पदक की प्रबल दावेदार है। वे बेहद प्रतिभाशाली हैं, साथ ही अनुभवी भी हैं। तीनों महिला निशानेबाजों में उन पर सबसे ज्यादा निगाहें होंगी। एक अन्य महिला निशानेबाज अपूर्वी चंदेला, जो कि 10 मीटर एयर राइफल में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे आगे चलकर निशानेबाजी में कई रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने ग्लासगो ओलंपिक खेलों में जो प्रदर्शन किया है, उससे रियो ओलंपिक में भारत के पदक जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। इसके अलावा म्यूनिख और कोरिया में हुए विश्व कप में उनके द्वारा जीता गया रजत पदक उनको एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश करती है। आयोनिका पॉल के बारे में भले ही चर्चा नहीं हो रही हो, लेकिन ये भी सच है कि वे रियो में बिना किसी दबाव के जा रही हैं। पदक के दावेदार। व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो केवल एक ही निशानेबाज हैं जिनसे पदक की पक्की उम्मीद है, वह है जीतू राय। रियो में भारतीय दल भले ही स्टार निशानेबाजों से भरी हो, लेकिन जीतू में जो बात है वह अन्य में नहीं। सेना से उनको काफी कुछ मिला है और वे इस कर्ज को पदक जीतकर चुकाना चाहते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो राकेश बिल्कुल सही है। निशानेबाजी से हमेशा ही हमें उम्मीद रहती है और हर निशानेबाज हर प्रतियोगिता में इस उम्मीद पर खरा भी उतरता है, लेकिन महिलाओं पर इस बार ज़्यादा दारोमदार होगा कि पहली बार उम्मीद होगी कि वो भी पदक लेकर के पुरुषों के साथ लौटे। तो आपका किस तरह से ओपिनियन? देखिए 12 शूटर्स हैं, 12 शूटर्स 18 इवेंट में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 18 मेडल जीत सकते हैं। रियलिस्टिकली स्पीकिंग 18 मेडल। उसमें अगर हम इसको 3 हिस्सों में अगर हम इसे डिवाइड कर दें, राइफल, पिस्टल, शॉटगन, तीनों में, मान लीजिए कि तीनों में हमारा एक एक मेडल आना चाहिए। तो मतलब 3 से तो हम रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो 3 मेडल की हम बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं। मैंने कहा 18 टोटल जीत सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल उसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, कह रहा हूँ 3 मेडल। इसमें जीतू राय का चांस बहुत ब्राइट है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत है उनमें। तो इसलिए अभी जैसे आप बैंकॉक में भी गोल्ड जीता, बिल्कुल बहुत कंसिस्टेंट है। वर्ल्ड कप में देख लीजिए, एशियन चैंपियनशिप में भी देख लीजिए, हर जगह काफ़ी अच्छा उनका रहा है। अब बात करेंगे हिना सिद्धू की। हिना सिद्धू मेरी राय में उनका जो स्कोर अगर आप देखें, उन्होंने कंसिस्टेंटली एक 382 से 389 ये जो स्कोर है, उन्होंने कम से कम 10 बार मारा है। अब अगर ये 10 बार के बाद एक बार और 11वीं बार भी अगर मार दें तो एक मेडल पक्का है जी। मतलब इनको अपने से ऊपर नहीं जाना है, अपना जो स्कोर वो 10 बार शूट कर बेस्ट कोई पकड़ के रखना है। एक बार, हाँ एक दिन और अगर वो उसी लेवल पे शूट कर दें। देखिए 10 बार शूट करना कोई आसान बात नहीं है, बिल्कुल सही है। बहुत मतलब ये जो स्पोर्ट है प्रिसिशन स्पोर्ट है, जैसे ये हुआ या आर्चरी हुआ, हम लोग बात करते हैं कि साहब मेडल प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है। अगर एक शॉट आपका
10 के बजाय 8:30 पे 8 पे लग जाए, आपका वहीं पे ख़त्म टूर्नामेंट, मतलब जो है आपका मेडल प्रॉस्पेक्ट सब खत्म है। अगर हम ये देखें कि जैसे पिछले से पिछले साल जो हमने देखा था, अभिनव बिंद्रा जब क्वालिफाई होके गए थे वो 1 पॉइंट आगे थे नियरेस्ट इंडियन के। मतलब अगर आपका वो 1 पॉइंट 396 जैसे आपका है, अब मान लीजिए कि 396 अगर आपका स्कोर है, 395 वाले को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन 6 वाले को 6 वाले को गोल्ड मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इस दरमियान जो जितने फ्रैक्शन पे हैं उस पे खत्म हो रहा है स्कोर। तो ये हमको याद रखना है कि ये प्रिसिशन स्पोर्ट है। हम चाहे जितना भी कहें कि साहब इसको इस इवेंट में गोल्ड मिला, इतने उन्होंने मेडल जीते, ये सब अपनी जगह ठीक है, फैक्ट्स हैं, लेकिन उस दिन आप कैसे शूट करते हैं और किस्मत। क्योंकि मैं बार बार मैं ये कहता हूँ प्रिसिशन स्पोर्ट में लक का एक फैक्टर होता है जो कि अलग काफ़ी गेम्स में आपको शायद ना दिखे। एक और ऐसा कितनी बार हो सकता है कि हम बहुत करीब जाएं, हमने बहुत अच्छा स्कोर शूट किया है, दूसरे ने भी शायद उस दिन हमसे थोड़ा भी अच्छा शूट कर दिया, तो हमारा जो बेस्ट है हो सकता है कि दैट नीड नॉट बी इनफ। तो ये चीज़ जो होती है, ये हमें अपने लिए, तो हम सिर्फ अच्छा स्कोर शूट करने जा रहे हैं, मेडल जीतने नहीं जा रहे हैं। अगर आप अच्छा स्कोर शूट करेंगे फिर देखते हैं कि कौन कहाँ होता है। शूटिंग के बाद आर्चरी पर भी बात करेंगे, उसमें भी काफी उम्मीदें हैं, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पर बात करेंगे आर्चरी की। सी से सिटी हो या डी से डिफेंस, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants, A to Z आपके काम आते हैं। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1800-120-2838। साहब जी, ये हमारा जॉब कार्ड, ये हमारा काम की अर्जी। ठीक है, पावती तो दीजिए। अरे हम पे भरोसा नहीं है क्या? बात नियम की है साहब जी। पावती नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि 15 दिन के भीतर हमको काम मिला कि नहीं मिला? और अगर हमको 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला तो फिर हमें बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलेगा, बताइए जरा। अच्छा रुको, देता हूँ। महात्मा गांधी नरेगा, हक ग्रामीण का, विकास गाँव का। अब ठीक है। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। निशानेबाजी के बाद जिस स्पर्धा में भारत के पदक जीतने की संभावना है वह तीरंदाजी। रियो गए भारतीय दल में विश्व के सबसे बेहतरीन तीरंदाज हैं। कम से कम दीपिका कुमारी एक ऐसी तीरंदाज हैं जिनसे पिछले ओलंपिक में पदक की उम्मीद तो थी, साथ ही इस बार भी उनसे पदक की उम्मीद है। आइए देखते हैं, जानते हैं कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं और चर्चा करते हैं उन खिलाड़ियों के नाम की हमारे मेहमान के साथ। राकेश, जिस तरह से दीपिका कुमारी है और इसमें सारे के सारे टीम के अंदर मेंस नहीं जा रहे हैं, मेंस की जो टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन सब घूम फिर करके दारोमदार दीपिका के कंधों पर फिर से आ गया। देखिए, दीपिका के ऊपर इस बार जो है प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि एक तो ये है कि वो पिछले 4 साल से, पहला साल आप उनका हटा दीजिए क्योंकि लंदन में वो जैसे फर्स्ट राउंड में बाहर हो गई, टीम चैंपियनशिप में फर्स्ट राउंड में हम लोग हार गए,
तो उससे जो उनका फोकस हटा था, उससे उन्हें काफ़ी वक्त लगा वापस आने में। उन्होंने कुछ टाइम के लिए उन्होंने आर्चरी छोड़ दी, वापस अपने एकेडमी गई, फिर वहाँ से उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से उन्होंने एक बार फिर स्टार्ट किया, कॉन्फिडेंस वापस आया, मेडल जीते, काफ़ी जीते उन्होंने। इस साल भी जो है 2016 में भी उनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत बेहतरीन रही है। लेकिन मेरे ख्याल से हम सारा जो फोकस हम दीपिका का मतलब उसके ऊपर इतना ज़्यादा कर दिया हमने, प्रेशर शायद फिर उनके ऊपर हावी ना हो जाए। लेकिन एक बात, जो टीम में 3 मेंबर्स हैं, हाँ। बॉम्बेला देवी जो हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत है, 31 वर्षीय हैं, उनकी भी शूटिंग जो है सबसे अगर कंसिस्टेंट रही है तो वो दीपिका नहीं रही हैं। कंसिस्टेंसी की बात का है, बॉम्बेला का ज़्यादा है। तो हमको बिल्कुल अचरज नहीं होना चाहिए कि अगर बॉम्बेला जो है अगर वहाँ से एक सरप्राइज मेडल भी आ जाए, क्योंकि दीपिका के ऊपर भी सारा फोकस है, सारा उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। तो मुझे उम्मीद ये भी है कि दीपिका तो अपनी तरफ से अच्छा करें ही करें, लेकिन हम टीम चैंपियनशिप में, क्योंकि हम वर्ल्ड नंबर 4 हैं, अगर हम जो क्वालिफाइंग राउंड होता है शुरू में, उसमें अगर हम टॉप 4 में आते हैं, अगर हम अपने क्वालिफाइंग जो हमारा जो स्कोर है उसी हिसाब से भी, अगर हम सीडिंग के हिसाब से अगर हमने शूट किया, पहले अगर आप लें कि साउथ कोरिया सबसे पहले, रशिया दूसरे नंबर पे, और उसके बाद आता है चाइनीज ताइपे, इंडिया 4th है। अगर हम 4th आते हैं तो हमको फिर सीधे के सीधे क्वार्टर फाइनल में डायरेक्ट सीडिंग मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम 4th आएँ कम से कम, क्योंकि अगर 5th या 6th आते हैं तो फिर हमें एक लड़ाई हमें किसी और से और लड़नी पड़ेगी, राइट। तो अगर हम सीधा सेमीफाइनल की सीडिंग मिल जाती है तो टीम चैंपियनशिप में प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हो जाएंगे। और ये अच्छी टीम है, कॉम्पैक्ट टीम है। मेंस में ज़्यादा उम्मीद नहीं है हालांकि, लेकिन विमेन में मुझे इन दोनों से उम्मीद है। टीम चैंपियनशिप में तो है ही, बिल्कुल, और एक से ज्यादा मैं कहूंगा कि मुझे 2 से उम्मीद। बिल्कुल राकेश, उम्मीदों पे दुनिया कायम और देखना दिलचस्प होगा कितने पदक भारत जीता है। फिलहाल स्टूडियो में चर्चा के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल शाम फिर से इसी वक्त हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नई चर्चा करेंगे, नए खेल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।